पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं। नाटो देश पोलैंड में भी 2 मिसाइलें गिरी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने रूस को एक बार फिर चेतावनी दी है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पोलैंड विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जो मिसाइलें दागी गई यूक्रेन पर, वो उनमें से 2 मिसाइलें पोलैंड में भी जाकर गिरी हैं, जहां 2 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि रूस की ओर से मिसाइलें दागी गई। नाटो देश पोलैंड में भी 2 मिसाइलें गिरी हैं, जिसकी कड़ी निंदा नाटो देशों की ओर से की जा रही है। अमेरिका ने रूस को एक बार फिर चेतावनी दी है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो हमला हुआ है, यानी यूक्रेन पर तो हमले तेज हो गए, एक साथ 100 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन पोलैंड पर हमला हो जाना, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि नाटो देश लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं? हाँ अनन्या, सिचुएशन तो सीरियस है, गंभीर है। जो अभी मीटिंग हो रही है, इसमें आर्टिकल 4 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यानी सब लोग नेटो के कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या किया जाए। इसके बाद ही आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 5 में ये डिसाइड किया जाता है कि अब क्या करें जी। तो जैसे इसके पहले भी जब आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ था, वो जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद जब सीरिया में रूस की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग शुरू की, तो तुर्की ने नेटो देश से रिक्वेस्ट करके आर्टिकल 5 को एक्टिवेट किया गया था, जिसके तहत तुर्की में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए थे। और रिसेंटली अभी जब रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, तब भी अमेरिका ने और नेटो देशों ने अपनी फौजों को एक्टिवेट कर दिया था। तो बेसिकली आर्टिकल 4 जो है वो है, आपस में डिस्कशन होती है और एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए, रूस बोलेगा कि रूस तो कहता ही रहेगा कि ये उसने जानबूझ के ये हमला पोलैंड पर नहीं किया, तो पोलैंड को एविडेंस देना पड़ेगा। ये जो मलबा है इस रॉकेट का, बॉम्ब का या मिसाइल का, इस मलबे को नेटो देशों के साइंटिस्ट और मिलिट्री स्पेशलिस्ट स्टडी करेंगे कि ये मलबा रूस के किस वेपन सिस्टम का अंश है और क्या ये रूस की दिशा से आया। इसमें नेटो का जो अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, नेटो ने पूरे बॉर्डर पर न सिर्फ पोलैंड में, वरन रोमानिया में, मोल्दोवा में, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, सब जगह पे अपने रेडार सिस्टम एक्टिवेट किए हुए हैं। उनकी जो प्लॉटिंग है, उनकी प्लॉटिंग से ये एस्टेब्लिश करेंगे कि क्या वाकई ये मिसाइल जो है रूस की तरफ से लॉन्च किया और आकर पोलैंड में गिरा। ये सब अगर निश्चित हो जाता है, तो उसके बाद RAP यानी रेडीनेस एक्शन प्लान बनाया जाता है, जिसके तहत नेटो जो है अपनी नेवल फोर्सेस को आगे बढ़ाती है, अपनी एयरफोर्स को भी आगे बढ़ाती है। एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनता है। नेटो के पास एक स्टैंडिंग फौज रहती है 15,000 फौजियों की, जिसे कहते हैं NRF, नेटो रेस्पॉन्स फोर्स। तो अभी जब आर्टिकल 4 पे डिस्कशन हो रहा है, तो नेटो रेस्पॉन्स फोर्स को अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसको डिप्लॉय नहीं किया जाता। नेटो रेस्पॉन्स फोर्स NRF को एक्टिवेट नहीं किया जाता, उनको आगे नहीं भेजा जाता। यानी वो अपने अपने बैरक्स में ही रहती है, लेकिन तैयार रहती है। हाँ, चार्टर 5 अगर लागू होता है, तो बाकी जितने नेटो के देश हैं वो अपने जो हैवी वेपन सिस्टम है, जो कि जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटाली, उनके जो अपने हैवी वेपन सिस्टम से बड़े बड़े टैंक, तो मिसाइलें, वो तो अभी भी जर्मनी में, अभी भी फ्रांस में है। लेकिन अगर आर्टिकल 5 लागू हो जाता है, तो उनको जर्मनी से, फ्रांस से लाके सिर्फ पोलैंड की सीमा तक ले आते हैं, डिप्लॉय करते हैं, हमला फिर भी नहीं करते। ठीक है। हाँ, एक चीज जो आज सुबह से ही लागू हो गई है कि सारे नेटो देशों ने अपने जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। हाँ। उसका मतलब है कि जो देखिए, इन सब कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में उनके विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी लेवल के सिविलियन ऑफिसर बैठते हैं। मैं आपको बता दूं अनन्या कि नेटो की जो पूरी कंट्रोल है वो मिलिट्री लीडर्स के हाथ में नहीं है।
नेटो का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जो शीर्ष में बैठे होते हैं वो सब सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये कमांड एंड कंट्रोल में आज जाके बैठ गए हैं और वहां पल पल हर मिनट टू मिनट और आवर टू आवर जो घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर ठीक है, यानी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। मेजर मोहम्मद अली शाह, ये भी बताइए कि ये जो चूक हुई है, अगर ये वाकई रूस की ओर से किया गया हमला है, अगर इसके सबूत पोलैंड की ओर से मिल जाते हैं तो नाटो देशों का जो गुस्सा इस वक्त देखा जा रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? क्या ये मानकर चले कि खतरे की घंटी बज चुकी है? वंदना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा इस वक्त। देखिए, ये बात बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है क्योंकि अगर नाटो की, क्योंकि पोलैंड नाटो राष्ट्र में आता है, के क्षेत्र में आता है, और अगर नाटो के क्षेत्र में भले ही इंटेंशनली, जानबूझ के या गलती से ऐसा बम गिरा हो, ऐसे 2 मिसाइल दागे गए हो, तो इसमें खतरे की घंटी तो बिल्कुल इसमें है। अब ये स्पष्ट नहीं हुआ है, अब तक क्लियर नहीं। मोहम्मद अली शाह, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। यूके देवनाथ जी, जैसा कि अभी मोहम्मद अली शाह भी कह रहे थे कि ये वाकई बेहद संवेदनशील मोड़ पर ये आ चुका है, क्योंकि ये मानकर चला जाए कि अब जो आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन की जंग है वो तो तेज होगी ही, क्योंकि आशंका लगातार जेलेंस्की भी जता रहे हैं और एक साथ 100 मिसाइलें दाग देने का मतलब है G20 जो समिट हो रही है उससे भी दूरी बनाई है पुतिन ने। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके मास्टर प्लान उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत क्लियर है, उन्होंने अपनी फौजों को खेरसौन से पीछे कर लिया है रीग्रुप करने के लिए। वो रीग्रुप करेंगे, फौजों को और हथियार देंगे, उनको और पावरफुल बनाएंगे और एक भयंकर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ तरह की कार्रवाई पुतिन ने युद्ध के शुरुआत में फरवरी और मार्च के महीने में कीव पर की थी। कीव पर भी रूस ने अपना एक 65 किलोमीटर लंबा कारवां भेज दिया था कीव की तरफ। लेकिन जब रूस ने देखा कि कीव में घुसना मुश्किल है तो मार्च और अप्रैल के महीने में आस्ते आस्ते रूस ने अपने इस कॉन्वॉय को और अपनी फौजी सामग्री को कीव यानी यूक्रेन की राजधानी से उत्तर की तरफ बेलारूस से वापस ले लिया था। दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी 1 महीने पहले ही खार्किव में भी रूसी फौजों ने इस तरह से ही रूसी फौजों ने अपने फौजों को करीबन 10 से 15 किलोमीटर पीछे किया था। इसका अब मकसद सिर्फ ये है कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो कि बहुत लंबी हो गई है और उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, उस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को छोटा करना ताकि फौजें थोड़ा पीछे आ जाएं और वो रीऑर्गेनाइज करें। युद्ध में हमेशा रीऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5-6 दिन के युद्ध के बाद, 1 हफ्ते के युद्ध के बाद जो है फौजों में आर्म्स, अम्युनिशन, मेडिकल सप्लाई, राशन, गोला बारूद, इन सब की कमी हो जाती है। 7 दिन के युद्ध के बाद तो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पर टैंक के गोले नहीं मिल रहे तो दूसरी जगह किसी बटालियन के पास मशीन गन का गोलियां नहीं है। तो ये रिग्रुपिंग जो है ये किसी भी फौजी कार्रवाई में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अभी वही कार्रवाई रूस ने खेरसौन में की है, जहां पे कि अब उसने अपनी फौजों को नाइपर नीवर से पूर्व की दिशा में खींच लिया है। हाँ, पुतिन जो है एक चीज बहुत कोशिश करेंगे कि इसके बाद अपने जो हवाई हमले हैं, अपने जो रॉकेट और मिसाइल्स के हमले हैं, अपने जो ड्रोन अटैक्स हैं, उनको यूक्रेन के ऊपर और तेजी से लाएंगे। बीच बीच में पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा भी दावा किया कि रूस के पास अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स, अपने यूएवी जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। इसलिए रूस ने अब दूसरे देशों से, खासतौर से अब तो पुष्टि हो गई है, ईरान ने भी पुष्टि कर दी है, रूस अब ईरान से 400 ड्रोन्स और यूएवी खरीद रहा है, खरीद चुका है। शाहिद 136, शाहिद 156 और इनका इस्तेमाल अब वो बहुत जोर शोर से यूक्रेन के ऊपर करेगा। हाँ, रूस की एयरफोर्स भी अब आस्ते आस्ते अपनी जो वॉर रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक वॉर रिजर्व है, उसको सामने ला रही है। मैं आपको बता दूं कि अब तक रूस इस युद्ध में अपनी एयरफोर्स का सिर्फ टैक्टिकल एयर एसेट्स यानी छोटे वाले जो हवाई जहाज होते हैं, जैसे कि सुखोई 25 हो गया, Su-34 हो गया, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इनका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब खबरें ऐसी आई हैं कि रूस आस्ते आस्ते अपनी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में डिप्लॉय करना शुरू कर रहा है।
लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि रूस इन स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स में किसी भी यूके देवनाथ जी, देखिए भले ही यहाँ पर जो पुतिन है, रूस है, वो ये इनकार कर रहा हो कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। पोलैंड की ओर से लगातार कहा जा रहा है और जो बाइडेन भी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। उनका कहना है कि हर तरह से वो साथ हैं, क्योंकि नेटो देशों पर हमला बेहद सीरियस हो जाता है। नेटो देशों पे हमला बहुत ही सीरियस मामला है, इस पे कोई शक नहीं है। सारे जो नेटो देश हैं उन्होंने अपने अपने डिफेंसिव कार्रवाई को एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले ये बोलते हैं कि फौज और नेवी के जो कंपोनेंट्स हैं, जिनको कि जैसे नेवी का एक शिप है उसको लॉन्च करने में पानी का जहाज होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, उसके इंजन को स्टार्ट करने में ही कुछ घंटों का या एक दिन का समय लग जाता है। इस तरह से नेटो में जो उनकी रिजर्व फोर्सेस जो कि डेप्थ में है, अभी भी जर्मनी में है, अभी भी फ्रांस में है, उनको अपने लोकेशन में अलर्ट कर दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो मोबिलाइज होकर पोलैंड की तरफ अग्रसर हो सकें। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि इन सब चार्टर 5 के कार्रवाई के दौरान भी कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं होती है। चार्टर 5 में अभी भी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कोशिशें चलती रहती हैं, बैकग्राउंड डिप्लोमेसी चलती रहती है कि युद्ध ना हो, कि नेटो फोर्सेस को रूसी फौजों पर हमला ना करना पड़े। पीछे से दबाव डाला जाता है। महज मैं आपको बता दूं, पश्चिमी देश शायद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि दुनिया में अब बहुत ही अग्रणी नेताओं से माने जाते हैं, मोदी जी को, पश्चिमी देश मोदी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी जी आप जाके पुतिन को समझाइए। यानी बिल्कुल यूके देवनाथ जी, और यही G20 समिट के दौरान भी अपील उन्होंने की है कि रूस यूक्रेन का भी जो युद्ध है वो थमना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता देते हैं, पोलैंड हमले पर बाइडेन की इमरजेंसी मीटिंग जारी है। G7 देशों के नेताओं के साथ जो बाइडेन की ये बैठक चल रही है। नाटो देशों पर हमले को लेकर मंथन हो रहा है, यानी अब हलचल तेज हो गई है। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, चर्चा इसी को लेकर की जा रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह, ये नाटो देशों पर हमले को लेकर जो मंथन किया जा रहा है, इसमें कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी, यानी सख्ती अब पुतिन पर बरती जाएगी? जी हाँ, इसमें कोई एक नई रीति अपनाई जाएगी, इसमें मुझे लग रहा है बिल्कुल जरूर, क्योंकि 8.5 महीने हो गए हैं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों तरफ से अपने भी तरफ से वो दिल में चाह रहे होंगे कि जंग किसी तरह रुक जाए, क्योंकि नुकसान तो उनके देशवासियों का हो रहा है। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। तो क्योंकि नुकसान तो उनके देशवासियों का हो रहा है, तो एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है रूस को भी। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है यूक्रेन की तरफ से, नेटो राष्ट्र इनकी साथ दे रहे हैं, अमेरिका, यूके, जितने भी नाटो के राष्ट्र हैं, सुपर पावर्स हैं, इनका साथ दे रहे हैं। तो एक नई रणनीति जरूर तैयार की जाएगी और इसमें मुझे लग रहा है कि नई रणनीति के हिसाब से इसमें टैक्टिकल विड्रॉल भी होगा, नई जगहों पे अलग कार्रवाई होगी, अलग अटैक्स प्लान किए जाएंगे। तो बिल्कुल जो रणनीति अब तक थी, मुझे लग रहा है कि ये बदल के अगली कोई नई रणनीति तैयार करेंगे। यूके देवनाथ जी, क्योंकि जेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि निर्णायक मोड़ पर अब ये युद्ध आ चुका है, क्योंकि पोलैंड पर जो हमला हुआ है उसी से जोड़कर उन्होंने ये बात कही है, दावा किया है कि अब क्योंकि नाटो देशों के बीच और अभी पुतिन के बीच ये युद्ध होगा, क्या ऐसा माना जाए कि अब यूक्रेन से जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा और कहीं ये मामला और ज्यादा सीरियस होने वाला है? देखिए, यूक्रेन के युद्ध में अब ये निर्णायक मोड़ पर है। अभी दुनिया की सारी शक्तियां ये कोशिश कर रही हैं कि यूक्रेन के युद्ध जो है वो इससे ज्यादा एस्केलेट ना हो। बहुत कोशिश ये की जा रही है, दुनिया के अलग अलग पुरा पर यूनाइटेड नेशन भी कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे टर्की है, इंडिया है, जो कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। एम्फेसिस और जोर अब इस बात पर है कि एक आस्ते आस्ते युद्ध की जो इंटेंसिटी है, यानी युद्ध में जो भयंकर स्थिति है, उसको थोड़ा कम किया जाए। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, कोशिश यही की जा रही है, अपील भी यही की जा रही है कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो महाविनाशक होगा और इसका भुगतान पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका मेजर मोहम्मद अली शाह, भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार ये जो खतरे की घंटी बज रही है, ये अलार्म है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर का, और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि इस युद्ध पर विराम लगाया जाए।